अभी इससे पहले हमने जो चैप्टर पढ़ा था सेट, और सेट पढ़ने का रीज़न भी यही था कि रिलेशन एंड फंक्शन जो दूसरा चैप्टर जब हम पढ़ें तो अच्छे से समझ में आए। रिलेशन एंड फंक्शन जब आप पढ़ोगे तो देखोगे सेट का कितना ज़्यादा यूजेज है इस चैप्टर में। तो इनडायरेक्टली मैं बोल दूं तो सेट पढ़ा ही क्या है रिलेशन एंड फंक्शन पढ़ने के लिए। रिलेशन फंक्शन स्टार्ट करने से पहले हम कुछ चीज़ें जानते हैं। एज ए इंट्रोडक्शन आप ले लीजिए इसको। देखिए रिलेशंस क्या होता है, दो सेट के बीच में रिलेशन देखा जाएगा, और रिलेशन का ही एक स्पेशल प्रॉपर्टी होता है, या इससे बोल ले तो इसका एप्लीकेशन होता है जिसको हम फंक्शन बोलते हैं, राइट। और एक और चीज़ मैं आपको ऐड कर दूं कि फंक्शन जब तक आप मैथमेटिक्स पढ़ोगे तब तक आपका फंक्शन आपका पीछा छोड़ने वाला नहीं है, तो ये आप इससे दोस्ती कर लीजिए इस फंक्शन से। तो रिलेशन और फंक्शन पढ़ने से पहले सेट जहाँ हम छोड़े थे वहीं से हम स्टार्ट करते हैं। कुछ अगला टॉपिक उसी सेट से रिलेटेड है जिसे हम बोलते हैं कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट, राइट। और कार्टेशियन प्रोडक्ट्स ऑफ सेट पढ़ने से पहले एक ऑर्डर पेयर हम समझते हैं, राइट। तो ऑर्डर पेयर होता क्या है मैं आपको बता दूं। जो हमारी लाइफ होती है और लाइफ में हम जो बहुत सारी ऐसी एक्टिविटी करते हैं जिसमें ऑर्डर फिक्स होते हैं, ठीक वैसे ही वहीं से ये कॉन्सेप्ट आया ऑर्डर पेयर का। जैसे कि मैं आपको एग्जांपल दे दूं, जैसे कि नॉर्मली अगर हमें एक सब्जी बनानी होती है तो पहले हम क्या डालते हैं, तेल डालते हैं, फिर उसमें प्याज, तो उसमें भी एक ऑर्डर फिक्स होता है। ठीक वैसे ही जब भी कार्टेशियन प्रोडक्ट हम करते हैं तो उसमें एक आता है टर्म ऑर्डर पेयर, ऑर्डर्ड पेयर। तो उसको कैसे समझते हैं, जैसे जैसे मैंने कोई एक सेट ले लिया ए, उसमें कुछ एलिमेंट है ऐसे, उसमें कुछ ऐसा एलिमेंट है, और ऑर्डर पेयर कहता है कि कोई भी एलिमेंट, अगर मैंने ऐसे कोई एलिमेंट ले लिया और मैं बोलूं ये इसके इक्वल है, जो कि ऐसा नहीं हो सकता, इसलिए कि इसका एक ऑर्डर फिक्स, इस एलिमेंट का ऑर्डर फिक्स है 1 और 2, 2 और 1 नहीं लिख सकते। जैसे कि अभी इससे पहले मैंने आपको एग्जांपल के थ्रू समझाया कि डेली लाइफ में, हमारी लाइफ में कुछ ऐसी एक्टिविटी होती है जिसकी डेफिनेशंस फिक्स्ड होती है, उसकी ऑर्डर फिक्स्ड होती है, ठीक वैसे ही इसकी भी ऑर्डर फिक्स्ड है। अगर हम इसको इस तरीके से लिखेंगे तो गलत हो जाएगा। जैसे कि अगर सब्जी हम बना लें और ऊपर से मसाला या तेल डाल दें तो क्या होता है, सब्जी खराब लगेगी। ठीक वैसे इसकी ऑर्डर तब तक सही नहीं हो सकती है जब तक उसको एक ऑर्डर पेयर में ना लिखा जाए। यहाँ पे ऑर्डर पेयर को अगर हम इसको अपोजिट कर देते हैं तो ये ऑर्डर पेयर नहीं हो सकता। तो आई थिंक आपको ये बात समझ में आया होगा। अगर बात समझ में आया होगा तो मेरी बात आप तक पहुंची भी होगी। अब बात करते हैं कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट की। थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं इसमें। ऑर्डर पेयर आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। चलिए छोटा सेट लेते हैं, कोई छोटा छोटा सेट लेते हैं जिससे कि समझते हैं कैसे उसको कार्टेशियन प्रोडक्ट करते हैं। यहाँ सेट ए कोई है और यहाँ पे कुछ एलिमेंट है 1 2, और एक सेट मैंने और ले लिया बी, इसमें कुछ प्रोडक्ट है, इसमें कुछ एलिमेंट है 3 और 4। अब इसे कार्टेशियन प्रोडक्ट कैसे करते हैं वो चीज देख लेते हैं। ए क्रॉस बी लिखने का तरीका है कार्टेशियन प्रोडक्ट को, ए क्रॉस बी इक्वल्स टू, अब देखिए ये सेट ए में कुछ एलिमेंट है 1 2 और सेट बी में कुछ एलिमेंट है। अब हमको कार्टेशियन प्रोडक्ट लिखने का तरीका क्या होता है ये देख लीजिए, 1 3 1 4 2 3 2 4। इस तरीके से हम कार्टेशियन प्रोडक्ट को लिखते हैं और इसको क्या बोलते हैं, ऑर्डर्ड पेयर। इसे हम पढ़ते क्या है, ऑर्डर्ड पेयर। आई होप कि आपको मेरी बात समझ में आई होगी कि ये एक ऑर्डर्ड पेयर में लिखा हुआ है, ऐसा नहीं कि इधर का उधर लिख दिया गया। इट मीन्स कि इसे हम बोल सकते हैं कि एक ऑर्डर्ड पेयर में लिखा हुआ है और इसी को हम कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट बोलते हैं। आपको समझ में आ गया इतना। अब ए क्रॉस बी का टर्म हो गया। अब एक चीज इसमें और ऐड करना चाहता हूं जिसमें कि और इसमें आगे एक प्रोसेस है वो मैं आगे बढ़ना चाहता हूं। यहां पे मैंने एक कार्टेशियन प्रोडक्ट किसका लिया, ए क्रॉस बी का। अब आगे एक बात करता हूं बी क्रॉस ए की, बी क्रॉस ए की, किसकी, बी क्रॉस ए की। बी क्रॉस ए जब करेंगे तो यहाँ इसका ऑर्डर पे बिल्कुल चेंज हो जाएगा ए क्रॉस बी के। यहाँ पे 3 है,
3 1 3 2 4 1 4 2, इसका ऑर्डर हो गया ये। तो आप देखोगे ए क्रॉस बी का जो ऑर्डर है और ये बी क्रॉस ए का ऑर्डर बिल्कुल अपोजिट है। इट मीन्स हम बोल सकते हैं क्या कि जो ए क्रॉस बी होगा वो बी क्रॉस ए के इक्वल नहीं हो सकता। आप यहां तक तो समझ गए कि जो भी ए क्रॉस बी है उसको ऑर्डर पेयर जो लिखा गया है, जो बी क्रॉस ए है उसका ऑर्डर पेयर लिखा गया है, ये दोनों एक दूसरे के इक्वल नहीं हो सकता। जैसे कि आपको पहले ही बताया सबका एक ऑर्डर फिक्स होता है, तो इसको 1,3 लिखा है, 3,1 लिखा है, ये दोनों एक दूसरे से बिल्कुल अलग है। तो दोनों का ऑर्डर पेयर बिल्कुल अलग है, इसलिए दोनों एक दूसरे के इक्वल नहीं हो सकते। बात समझ गए। अब बात आती है कि बुक में कार्शन प्रोडक्ट का डेफिनेशन क्या दिया आप उसको समझते हैं। बुक में दिया है कि गिवन टू नॉन एम्प्टी सेट P and Q, द कार्शन प्रोडक्ट ऑफ P क्रॉस Q इज द सेट ऑफ ऑर्डर पेयर ऑफ एलिमेंट्स फ्रॉम P and Q। कह रहा है कि नॉन एम्प्टी सेट मीन्स कि कोई भी सेट में कोई ना कोई एलिमेंट होने चाहिए। नॉन एम्प्टी सेट का मतलब होता है कि कोई ना कोई एलिमेंट होने चाहिए। एम्प्टी सेट मतलब खाली, नॉन एम्प्टी सेट मीन्स कि कोई ना कोई एलिमेंट्स होने ही चाहिए। नॉन एम्प्टी समझ में आ गया। अब बात आती कर रहा है कि द कार्शन प्रोडक्ट ऑफ P क्रॉस Q इज द सेट ऑफ ऑर्डर पेयर ऑफ एलिमेंट्स। जो P क्रॉस Q है उसके जो भी एलिमेंट्स होगा वो किस पेयर में होंगे? ऑर्डर्ड पेयर में। ऑर्डर्ड पेयर अभी हमने इससे पहले समझा इस वीडियो में। अब लिखने का तरीका क्या है कि P क्रॉस Q जो अभी मैंने बताया था उसमें देखो P और Q एक ऑर्डर पेयर में। अब बोल रहा है कि इसको पढ़ते कैसे? सेट ऑफ ऑल। इस कर्ल पे क्या पढ़ते हैं? सेट ऑफ ऑल P कामा Q, मतलब और P कामा Q, P और Q एक ऑर्डर पेयर में सच दैट डबल डॉट यहाँ पे P बिलोंग्स टू कैपिटल P, स्मॉल q बिलोंग्स टू कैपिटल Q, मतलब इट मीन्स कि P और Q एक ऑर्डर पेयर में है। अब बात आती है एक और कंडीशन दे देता है वो, यहाँ पे कंडीशन दिया है इसी कार्शन प्रोडक्ट में। बोला कि इफ आइदर P or Q is null set then P cross Q is also a null set। इट मीन्स कि यदि P या Q कोई भी इम्प्टी सेट या नल सेट भी इम्प्टी सेट कोई बोलते हैं, राइट। तो यदि कोई P या Q कोई भी अगर नल सेट होगा कोई भी P या Q, तो इन दोनों का कार्शन प्रोडक्ट P क्रॉस Q भी नल सेट हो जाएगा। जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पे P क्रॉस Q इक्वल टू 5। 5 क्या होता है? 5 एक इम्प्टी सेट को रिप्रेजेंट करता है। तो आई थिंक आपको यहाँ तक समझ में आएगा। सपोज इट मान लिया मैंने P कोई सेट है, उसमें कुछ एलिमेंट है 1 2। दूसरा मैंने सेट ले लिया Q, उसमें कोई एलिमेंट नहीं। 5 को रिप्रेजेंट करने का तरीका या तो ये होता है या तो ये होता है। 5 सेट या इम्प्टी सेट को रिप्रेजेंट करने का दोनों में से कोई एक करते हो, तो मैंने इससे कर लिया। अब इन दोनों का जब प्रोडक्ट लेंगे तो क्या मिल रहा है? इम्प्टी मिल रहा है। इट मींस इम्प्टी सेट P या Q कोई भी इसमें से एक भी कोई भी अगर 5 सेट होगा, 5 इट मींस कि 5 होगा, इट मींस इम्प्टी सेट होगा, तो वो दोनों का प्रोडक्ट क्या देगा? 5 ही देगा। आई होप आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। अब बात करते हैं इसके आगे कुछ। अब बात करते हैं इसी रिलेशन फंक्शन में जो कार्टेशियन प्रोडक्ट्स हमने पढ़ा उसमें कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है वो जान लेते हैं। जैसे कि क्वेश्चन जब एक्सरसाइज 2.1 करेंगे तो काफ़ी हेल्पफुल होगा। तो उसमें आप देखोगे कि जैसे हमने बोला था कि कोई भी ऑर्डर्ड पेयर, वो ऑर्डर्ड पेयर दूसरे ए बी, ये हमने एक ऑर्डर पेयर दिया था। पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट देखिएगा आप, मैं समझा रहा हूँ आपको। जैसे ए बी दिया है ऑर्डर पेयर, दूसरे को मैं बोला हूँ कि अगर दिए बी ए ऐसे लिखते हो तो ऑर्डर पेयर ये दोनों एक दूसरे के इक्वल नहीं हो सकते, राइट। इसलिए कि सबका अपना अपना ऑर्डर होता है तभी उसका पेयर बन सकता है। बात यहाँ पे क्या रही है कि यदि कोई ऑर्डर्ड पेयर के इक्वल तब हो सकता है जब उसकी करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स वो एक दूसरे के इक्वल हो जाएं। तो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स देख रहोगे ए सी के इक्वल से और बी डी के इक्वल से। इट मीन्स कि एक कोई भी ऑर्डर्ड पेयर तब इक्वल हो सकते हैं उसकी करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स एक दूसरे के इक्वल हो। अगर ये दोनों ऐसा हो गया, फुलफिल कर रहा है ऐसा क्राइटेरिया, तो वो ऑर्डर पेयर इक्वल हो सकता है। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या है? नंबर ऑफ सेट ए एलिमेंट्स इक्वल्स टू m, नंबर ऑफ सेट बी एलिमेंट्स इक्वल्स टू m। तो नंबर ऑफ ए क्रॉस बी इक्वल्स टू n क्रॉस m। इट मीन्स इसका एग्जाम्पल इसका मैं दिखा रहा हूँ, समझा दे रहा हूँ क्या। जैसे कि कोई सेट ए मैंने ले लिया है, यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे मैंने कोई सेट ए ले लिया, उसमें कोई एलिमेंट
कितना है 1 2 3, 3 एलिमेंट है। सेट बी लिया, उसमें एलिमेंट कितना है 1 2 3। तो आपको ये चेक करना है कि ए क्रॉस बी, यहां पर ध्यान है, ए क्रॉस बी में कितने ऑर्डर्ड पेयर पॉसिबल हैं या कितने ऑर्डर्ड पेयर बन सकते हैं। तो उसका निकालने का तरीका ये शॉर्ट फॉर्म होता है, या इसके फॉर्मूले के थ्रू आप डायरेक्टली मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में जाता है तो डायरेक्टली क्वेश्चन पूछता है ऐसे कि अगर सेट ए में इतने एलिमेंट्स हैं, सेट बी में इतने एलिमेंट्स हैं, तो ए क्रॉस बी में कितने एलिमेंट हो सकते हैं। तो अगर बड़ा कोई सेट होगा तो आप निकालते रह जाओगे, इसलिए एक फार्मूला का जनरेशन हुआ जिसको n क्रॉस m बोलते हैं। उसी तरीके से एग्जांपल के थ्रू मैं समझाना आपको चाहता हूं कि सेट ए कोई है, उसमें कुछ एलिमेंट है, सेट बी है, उसमें कोई एलिमेंट है, और पूछा जा रहा है कि ए क्रॉस बी में कितने नंबर ऑफ ऑर्डर पेयर्स पॉसिबल है। तो उसको लिखने का तरीका यही है कि सेट ए में कितने एलिमेंट्स है, 3 3 लिख लिया, सेट बी में कितने एलिमेंट्स है, 3 लिख दिया। तो इसके नंबर ऑफ ऑर्डर पेयर कितने हो गए, ए क्रॉस बी के नंबर ऑफ ऑर्डर पेयर 9 हो गए। 9 ऑर्डर पेयर इसके बन सकते हैं। जब आप इसको ऐसे करोगे, जिस तरीके से ऑर्डर पेयर लिखने का तरीका मैं बताया हूं, तो आपको 9 ऑर्डर पेयर मिल जाएगा। तो आई होप कि आपको यहां पे भी समझ में आ गई बात। अब बात आता है तीसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट इसके क्या है। तीसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट इसके ये है कि यदि कोई ए क्रॉस बी नॉन इम्पॉर्टेंट सेट है या फाइनाइट सेट है। नॉन इम्पॉर्टेंट सेट वो जिसमें कोई ना कोई एलिमेंट्स हो उसके सेट्स में, या इनफाइनाइट सेट। इनफाइनाइट सेट मतलब कि कोई सेट मैंने ए ले लिया, वो नेचुरल नंबर है, 1 2 3 डॉट 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 आपको दिख रहा होगा यहाँ पे, और मैंने सीट ले लिया बी जो ए बी है, मतलब उसमें 2 ही एलिमेंट है। अब उसका कार्शियन प्रोडक्ट जब करेंगे हम, यहाँ पे देखिए एग्जांपल यहाँ पे दिया हूं मैं, ए क्रॉस बी। अब इसका जब कार्शियन प्रोडक्ट करेंगे तो इसके ऑर्डर पेयर भी इनफाइनाइट हो जाएंगे। इसलिए कि आप कब तक करोगे, 1 का लिए ऑर्डर पेयर 1a 1b, 2 से लोगे तो 2a 2b, फिर से 3 से लोगे, ऐसे जितना काउंट नंबर उतना करते जाओगे। तो इसमें इट मींस कि ए क्रॉस बी के जितने भी ए क्रॉस बी के ऑर्डर पे इनफाइनाइट होंगे। तो आई थिंक तीसरा भी पॉइंट आपको समझ में आ गया होगा। चौथा पॉइंट है कि चौथा जो पॉइंट्स है उसमें देखोगे कि 3 सेट है और तीनों सेट ए है। तो पहले ए सेट में स्मॉल ए एलिमेंट है, दूसरे सेट ए में स्मॉल बी एलिमेंट है, और तीसरे सेट ए में स्मॉल सी एलिमेंट्स है। जब इसका हम कार्टेशियन प्रोडक्ट करेंगे तो आपको कुछ इस तरीके से मिलेगा। देखिए ए बी सी इज कॉल्ड एज ऑर्डर ट्रिपलेट। तो आप जब इसका एग्जांपल मैं दूंगा या एग्जांपल इसका बुक में भी दिया होगा, वहां आप देखोगे तो ऐसे इस तरीके के फॉर्मेट आपको मिल जाएंगे। आई होप कि आपको यहां तक समझ में आया होगा। तो आप आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन की तरफ। अब बात आती है कुछ क्वेश्चन का। तो एग्जांपल से मैंने पहला क्वेश्चन लिया है और मैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स में आपको बताया था कि कोई भी ऑर्डर पेयर तब इक्वल हो सकता है जब उसके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स इक्वल हो। तो आप ऐसे लिख सकते हैं सॉल्यूशन में, क्या पहले में देखो, पहले में से लिख सकते हैं x प्लस 1 इक्वल्स टू 3। तो यहाँ से x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 3 माइनस 1, x की वैल्यू क्या आ गई 2। यहाँ पे देखोगे इस ऑर्डर पेयर में तो y माइनस 2 इक्वल्स टू क्या दिया 1। तो यहाँ से y की वैल्यू क्या आ गई 1 प्लस 2 इक्वल्स टू 3। तो x और y की क्या वैल्यू आ गई 2 और 3, यही पूछा था। तो आई थिंक आपको समझ में आएगा। कॉन्सेप्ट के साथ में बताया हूँ, विदाउट कॉन्सेप्ट कुछ नहीं बताया है मैंने, पहले कॉन्सेप्ट में बताया कैसे क्या होता है, उसके बाद से क्वेश्चंस भी करा रहा हूँ। क्वेश्चंस भी काफी इजीली तरीके से होते जा रहे हैं। तो क्वेश्चंस भी इजी तरीके से हो जा रहा है और मैथ भी काफी इजी लग रहा होगा आई थिंक आपको। अगर मेरी बात या मेरी कॉन्सेप्ट अगर आप तक पहुंच रही होगी तो आई होप कि आपको कॉन्सेप्ट के साथ साथ क्वेश्चंस भी काफी इजी लग रहे हैं। अब बात आती है दूसरे क्वेश्चन पे। जैसे हमने कल एक सेट में एक टॉपिक पढ़ा था इंटरसेक्शन, उसका इसमें यूज होगा। देखिएगा जैसे दिया कि ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन सी, तो पहले बी इंटरसेक्शन सी निकालते हैं और इंटरसेक्शन होता क्या है वो पहले जान लेते हैं। अब कल बताया था फिर भी मैं आपको एक बार रिवाइज कर देता हूं। बी और सी में क्या देखना है, इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन वही करता है कि दोनों सेट के बीच में जो कॉमन एलिमेंट्स होंगे वही इंटरसेक्शन होगा उसका। तो सेट बी में देखिए 3 4 है और सेट सी में क्या है 4 5 6। इन दोनों में कॉमन एलिमेंट्स क्या है 4 है। तो ऐसे लिख सकते हैं सॉल्यूशन में, सॉल्यूशन जब लिखिए बी इंटरसेक्शन सी इक्वल्स टू, इन दोनों में कॉमन क्या है 4, ऐसा 4 लिख लिए, हमको पता चल गया। क्वेश्चन में क्या दिया है ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन सी, और ए क्या है, ए का एलिमेंट्स क्या है 1 2 3, और क्रॉस बी इंटरसेक्शन अभी हमने निकाला क्या निकला है 4। क्या निकला है 4। अब इसका ऑर्डर पेयर हमको ले लेना है। जैसे मैं आपको बताया था ऑर्डर पेयर लेने का तरीका लिख लीजिए। जैसे
कैसे लिखते हैं इसको, देखो 1 4 2 4 3 4 ऐसे लिख लेते हैं। तो आपको दिख जा रहा है कि कितना इजी से सवाल सॉल्व होता जा रहा है, इसलिए कि हमने कॉन्सेप्ट को समझ लिया। जब कॉन्सेप्ट समझ में आएगा तो मैथ्स का कोई भी क्वेश्चन इजीली सॉल्व होता रहता है। और दूसरी चीज, मैथ में जितना आप प्रैक्टिस करोगे मैथ आपका बनता जाएगा। तो मैथ में पहली बात की प्रैक्टिस करना है और दूसरा कि कॉन्सेप्ट के साथ पढ़ा जाएगा, राइट। तो आपको अभी तक फिलहाल जो मैंने 2 क्वेश्चंस कराए काफी इजीली समझ में आ गया होगा। मैं अब इसी एग्जांपल्स के 2 क्वेश्चंस और कराऊंगा। एग्जांपल पहले का एक क्वेश्चन था और एग्जांपल तीसरे का क्वेश्चन था, और इस एग्जांपल तीसरे में 2 क्वेश्चंस और हैं जो मैं आपको और क्लैरिटी दिला देता हूं इस क्वेश्चंस को सॉल्व करने के बाद। बने रहिए मेरे साथ, और मैथ्स को मैथ्स नहीं पढ़ेंगे, मैथ्स को मैजिक बना दिया जाएगा। दूसरा क्वेश्चन दिया है एग्जांपल में, दूसरा क्वेश्चन दिया A क्रॉस B एक ब्रैकेट में और इंटरसेक्शन A क्रॉस C। देखिए आपको क्वेश्चन में कराता हूं। क्वेश्चन में दूसरा में दिया ऐसे, कुछ इस तरीके से दिया हुआ क्वेश्चन में, सॉरी A क्रॉस C दिया है, A क्रॉस C, ठीक। अब देखिए A क्रॉस B और A क्रॉस C। तो पहले क्या करिए, A क्रॉस A और B का ऑर्डर पेयर ले लीजिए और दोनों में इंटरसेक्शन करा दीजिए, कोई दिक्कत नहीं होने वाला है। पहले A क्रॉस B लीजिए, फिर दूसरे में A क्रॉस C लीजिए, दोनों का जब ऑर्डर पेयर ले लेंगे तो उसमें इंटरसेक्शन करा लेंगे। तो काफी इजी क्वेश्चन है, इसको भी करिएगा, घर पे ट्राई करिएगा, काफी इजी हो जाएगा, राइट। अब बात आती है कुछ एक्सरसाइज के क्वेश्चंस में करा देता हूं आपको। वैसे आप ट्राई करिएगा, सारे क्वेश्चन 2.1 के हो जाएंगे, फिर भी मैं 1-2 क्वेश्चंस करा देता हूं आपको। तो पहला क्वेश्चन इसमें दिया हुआ है, इफ x/3 + 1, 1 y-2/3 = 5/3, 1/3, तो फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y। अभी जिसको मैं पहला एग्जांपल कर रहा हूं ठीक वैसे ही बिल्कुल है, ऐसा क्वेश्चन दिया है, x/3 + 1 y-2/3 और दिया है क्या 5/3 1/3 दिया। जो मैंने पहला एग्जांपल कराया देख सकते होंगे कि आप ये ऑर्डर्ड पेयर में है और इसके सामने इक्वल वैल्यू दिया है, तो हमको x और y की वैल्यू फाइंड करनी है। अब कैसे करते हैं इसको देखिए, आप देख सकते हो इस ऑर्डर्ड पेयर में है तो ये इसके इक्वल है, क्या दिया इसके इक्वल 5/3, x/3 equals to 5/3 - 1, x/3 equals to 5 - 3/3, x/3 equals to 2/3, x equals to 2/3 into 3, 3 से 3 कैंसिल, x की वैल्यू क्या आ गई 2, x की वैल्यू क्या आ गई 2, यहां से x की वैल्यू 2 आ गई। ठीक वैसे इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो y की वैल्यू भी आ गई, y की वैल्यू देखिए y - 2/3 equals to 1/3, y equals to 1/3, इसको इस साइड लेते आएंगे 2/3, y की वैल्यू क्या आ गई 3/3 equals to 1। इट मींस कि x और y की क्या वैल्यू निकल के आ गई, x की वैल्यू 2 और y की वैल्यू 1, 2 1, ये आंसर। क्वेश्चंस करिएगा, काफी इजी है इस एक्सरसाइज का क्वेश्चंस। आई होप कि आपका सारा क्वेश्चंस हो जाएगा, कोई जरूरत ही नहीं किसी को बताने की। दूसरा क्वेश्चन बोला है कि इफ सेट A has 3 elements and set B have also a 3 elements, then find the number of elements in A क्रॉस B। A क्रॉस B में कितने एलिमेंट पॉसिबल है, तो आपको पता है कि यदि A में 3 एलिमेंट है और B में 3 एलिमेंट है, और फार्मूला होता है नंबर ऑफ A क्रॉस B इक्वल्स टू नंबर ऑफ एलिमेंट का मल्टीप्लाई कर दिए, बस आंसर आ जाएगा 9, आंसर हो गया। तो आई होप आपको क्वेश्चंस हो जाएंगे सारे के सारे। तीसरा क्वेश्चन भी मैं बोल देता हूं एक बार, सारे वैसे क्वेश्चन काफी इजी हैं। इफ g इक्वल्स टू 7, 8 and h इक्वल टू 5, 4, 2 and find the g क्रॉस h and h क्रॉस g। बस सारा क्वेश्चन मैं करा चुका हूं, आप करिएगा, कोई डाउट नहीं होगा।
थैंक यू सो मच। आप बने रहिए ऐसे, मेरी वीडियो को देखते रहिए। और रिलेशन फंक्शंस में 2.1 हो गया। नेक्स्ट लेक्चर में मैं रिलेशंस के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। और रिलेशंस होता क्या है, रिलेशंस में डोमेन क्या होता है, रेंज क्या होता है, कोडोमेन्स क्या होता है, वो सारे टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे। और 2.2 कंप्लीट करते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू सो मच।